प्रिय छात्राओं, आज आपकी क्लास एमए पूर्वार्ध में प्रथम प्रश्न पत्र यानी प्राचीन और मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत हमने अपने पिछले व्याख्यान में जायसी कृत पद्मावत के नागमती वियोग खंड से जो सबसे पहला उस सर्ग से जो पहला छंद या पहला जो पद था उसकी व्याख्या हमने कल की थी, जिसमें नागमती बहुत समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी अपने प्रिय रत्नसेन के ना लौटने से बहुत अधिक चिंतित भी है, आशंकित भी है और तरह तरह की संभावनाओं से उसका हृदय व्याकुल है। इसी प्रकार समय व्यतीत होते होते हिंदी माह के अनुसार ऋतु परिवर्तन का जो चक्र चल रहा है उस चक्र के अनुसार नागमती की विरह दशा में ऋतु और प्रकृति के अनुसार ही उसकी अनुभूति समय के अनुसार अलग अलग प्रकार की भावनाओं से प्रभावित होती है। तो यहाँ आज का जो पद है व्याख्या के लिए हमने जिसका चयन किया है वो है आश्विन माह का क्वार का महीना, जिसे हम हिंदी महीनों के अनुसार देखते हैं। इससे पूर्व समस्त प्रकृति में वर्षा से एक अलग सा वातावरण उपस्थित हो रखा था, लेकिन अब वर्षा ऋतु अपने थोड़े प्रभाव से घटने लगी है, यानी धीरे धीरे करके वर्षा का प्रभाव कम हो रहा है। उस समय पर प्रकृति में आसपास किस प्रकार का परिवर्तन नागमती देख रही है उसका वर्णन यहाँ पर वह कर रही है और अपने मनोनुभूतियों को भी वो उनसे ही तादात्म्य स्थापित करने का और उससे होने वाले कष्ट के अनुभव से भी सबको परिचित कराती है। तो इसमें हमारी चयनित पंक्तियाँ हैं लाग क्वार से लेकर और बाजहु गाजहु होई सदूर। इन पर आज हम अपनी व्याख्या रखेंगे। नागमती वियोग खंड से सबसे प्रथम तो हम उन पंक्तियों का ही वाचन कर लेते हैं। लाग क्वार नीर जग घटा अबहु आऊ कंत तन लटा, तो ही देख पीऊ पलुहे कया उतरा चीतु बहुरी करु मया, चित्रा मित्र मीन कर आवा पपिहा पीयू पुकारत पावा, हुआ अगस्त हस्ते घन गाजा तुरय पलानी चढ़े रन राजा, स्वाति बूंद चातक मुख परे समुद सीप सब मोती भरे, सरवर संवरी हंस चली आए सारस कुरलही खंजन दिखाए, भा परगास कांस बन फूले कंत ने फिरे विदेश ही भूले, विरह हस्ति तन साले धाय करे चित चूर, बेगी आई पीऊ बाजहु गाजहु होई सदूर। विशेष बात यही है कि जायसी को भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा और यहाँ के ज्योतिषीय प्रभाव का, नक्षत्रों का और इस प्रकार की घटनाओं का बहुत गहराई से उनकी उस पर पकड़ है। इसीलिए उन्होंने नागमती वियोग खंड में जो प्रकृति का चित्रण किया है और जो विरहिणी नायिका के मनोदशा का वर्णन किया है वो भारतीय संस्कृति, परंपरा, यहाँ के लोक रिवाज उन सब से इतना रचा बसा है कि वो बहुत ही स्वाभाविकता लिए हुए है। और जायसी ने अपना इस बात का भी परिचय दिया है कि वहाँ यहाँ विरह में नागमती की जो दशा है उसमें प्रिय के विछोह में वो धीरे धीरे करके अपने रानी होने के अनुभव को, रानी होने की अनुभूति को जैसे भुलाती जा रही है और वो अपने को एक सामान्य स्त्री के समान अनुभव कर रही है।
वो सारी दुश्चिंताएं जो एक रानी को नहीं होती हैं, लेकिन एक सामान्य स्त्री अपने पति के अभाव में जिन बातों की चिंता करती है, वो सारी ही चिंताएं यहाँ पर इस नागमती वियोग वर्णन को बहुत ही स्वाभाविक और सहज रूप प्रदान करने वाली हैं। तो यहाँ स्त्री जाति की और कम से कम हिंदू गृहिणियों की जो स्थिति है उसको मद्देनज़र रखते हुए प्रारंभ श्रृंगार का यहाँ जायसी ने अपना जानकारी का परिचय बहुत ही सुंदर तरीके से दिया है। तो आइए इन पंक्तियों की व्याख्या पर भी अब विचार करते हैं। लाग क्वार नीर जग घटा। जायसी कहते हैं कि नागमती एक एक दिन प्रतीक्षा में अपना व्यतीत कर रही है। वो देख रही है कि वर्षा ऋतु धीरे धीरे अपने अंतिम चरण पर आ गई है। क्वार के महीने में लगभग वर्षा ऋतु अपने समापन पर ही आ जाती है और चतुर्दिक एक इस प्रकार का विश्वास और माहौल उत्पन्न हो जाता है कि जिन गतिविधियों पर अभी तक रोक लगी हुई थी वो फिर से अपनी सुचारू संचालन में आ जाएंगी। जैसे कि उस समय पर जो आवागमन के साधन थे वो जिस प्रकार के थे और जिस प्रकार के रास्ते थे, तो उन सबको देखते हुए जो चातुर्मास थे यानी वर्षा ऋतु के 4 महीने इस प्रकार की गतिविधियां बहुत कम हो जाया करती थी। तो यहाँ फिर से नागमती के हृदय में वह विश्वास अब जागृत हो रहा है और वह कह रही है कि अब तो क्वार का महीना लग गया है और वर्षा नाम मात्र की ही रह गई है। जो पृथ्वी चारों ओर जल से भरी हुई दिखती थी अब वह थोड़ी थोड़ी घटने पर आ गई है, यानी आने जाने के मार्ग खुलने लगे हैं। हे प्रिय, अब तो स्मरण करके वापस लौटने की योजना बनाओ और अपने छूटे हुए प्रियजनों की सुध लो। अबहु आओ कंत तन लटा। हे प्रिय, आपकी प्रतीक्षा करते करते अब मैं बहुत अधिक दुर्बल हो गई हूँ और यह दुख सहना मेरे लिए बहुत ही असहनीय होता जा रहा है। तो हे प्रिय, अब दया करके अब आप लौटने का अपना कार्यक्रम बना लें। तो ही देखे प्यू पलुहे कया। वो कहती है कि भले ही मेरा यह शरीर यह तन बहुत अधिक कमज़ोर और दुर्बल पड़ गया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपके दर्शन जैसे ही होंगे वैसे ही मेरा यह तन भी अन्य वनस्पतियों के समान वापस से प्रफुल्लित होगा और पलुहे यानी पल्लवित होगा और वापस से उस पर वह रौनक आ जाएगी। उत्तराची तु बहुरी करमया। हे प्रिय, ये समय आ गया है कि अब वापस अपने जो भूली हुई बातें हैं या जिन प्रियजनों को आपने अपने चित्त से थोड़ा सा उतार दिया था, यानी जिनकी स्मृति थोड़ी सी क्षीण पड़ गई थी, दया करके अब उनकी फिर से खबर ली जाए, उनकी सुधि फिर से कर ली जाए। और हे प्रिय देखो, चित्रा मित्र मीन कर आवा। चित्रा मित्र यानी चित्रा नक्षत्र का जो मित्र है, चित्रा नक्षत्र का मित्र होता है चंद्रमा, वह अब धीरे धीरे कर मीन राशि में प्रवेश कर रहा है। पपीहा पीयू पुकारत पावा। यहाँ इसलिए भी बताया है कि जैसे जैसे वर्षा का जो तेज प्रवाह है वो कम हो जाता है, सरोवरों का जल भी थोड़ा शांत हो जाता है, तो वापस से उसमें रहने वाली जो मछलियाँ हैं उनको वह वातावरण सुखद करने लगता है और वो बड़े निर्बाध भाव से वहाँ पर अपना संचरण करने लगती हैं। पपीहा पीयू पुकारत पावा। इतने समय से जिस पपीहे ने पीयू पीयू की पुकार लगा रखी थी, स्वाति नक्षत्र के आ जाने से उसकी भी इच्छा अब पूर्ण हो चली है। हुआ अगस्त हस्ते घन गाजा। आकाश में अगस्त्य नक्षत्र का उदय हो गया है और आकाश में उठे हुए जो मेघ हैं
वो किसके समान लग रहे हैं? भारी भारी बड़े बड़े मेघ, मानो हाथी की से आकृति लेकर के ऐसा लगता है जैसे हाथियों को लेकर के राजा ने अपनी युद्ध की चढ़ाई कर दी है। उस समय जो अश्विन मास होता है उस समय पर मेघों की गर्जना मात्र दिखावे के लिए होती है, जैसे बड़े बड़े हाथी हुंकार कर रहे हों। तुरय पलानी चढ़े रन राजा, और फिर वापस से राजाओं को जो अभी तक स्थगित उनके योजनाएं थी वो वापस से अपने घोड़ों की सारी जो युद्ध के मैदान पे जाने के लिए उनकी तैयारी है वो दोबारा से हो रही हैं। स्वाति बूंद चातक मुख परे, स्वाति बूंद चातक मुँह परे। स्वाति नक्षत्र के आने से पपीहे को स्वाति का जल मिल गया है, यानी उसकी प्रतीक्षा पूर्ण हुई और उसे बहुत ही परितोष मिल रहा है। नक्षत्र कार्तिक के शुक्ल पक्ष में आ गया है। स्वाति नक्षत्र कार्तिक के शुक्ल पक्ष में आ रहा है। वर्षा ऋतु समाप्त होकर शरद ऋतु का धीरे धीरे आगमन भी हो रहा है। तो इसीलिए मछली और पपीहे को अपने प्रियजनों से मिलना उनका हो गया है, वो बहुत प्रसन्न नजर आते हैं। अगस्त्य नक्षत्र के उदय होने से और आकाश में हस्ती नक्षत्र के लग जाने से क्वार के बादल भी गरजने लगे हैं, लेकिन वह गर्जना मिथ्या जैसी है, उसमें वर्षा की संभावना बहुत ही कम हो रही है। तो करीब करीब अनुमान से वर्षा काल समाप्त हुआ सा दिखाई दे रहा है और राजा गणों ने अपने घोड़ों की जो जीन है उसे कसवाकर युद्ध में चलने के लिए उन्हें तैयार करना प्रारंभ कर दिया है। स्वाति नक्षत्र के आ जाने से चातक के मुंह में स्वाति जल की बूंदें आ गई हैं और इसके साथ साथ समुद्र में भी जो सीपियाँ थी उन्होंने भी अपना मुंह खोल दिया था और वो भी स्वाति, ऐसा प्रसिद्ध है कि सीपी केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ने से ही उसमें मोती का निर्माण होता है। तो स्वाति जल की बूंदों को ग्रहण करके वो भी उनमें भी मोती भर गए हैं। इस प्रकार चारों ओर प्रकृति में जब हर किसी की मनोकामना पूर्ण हो रही है तो ऐसे में नागमती के हृदय में भी यह इच्छा जाग रही है और यह आशा और विश्वास भी भर रहा है कि जैसे सभी का मिलन हो रहा है, अपनी मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति हो रही है, तो शीघ्र ही रत्नसेन का भी उसके जीवन में आगमन होने ही वाला है। सरवर संवरी हंस चली आए, और हे प्रिय देखो तो जो हंस उन सरोवर में बढ़ते जल को और जल की उथल पुथल को, जल प्लावन को देख करके वहाँ से चले गए थे, अब वो वापस उनका स्मरण करके उस सुखद सुंदर वातावरण में विचरण करने के लिए वापस से चले आए हैं। कंत ने फिर सारस कुरलही खंजन दिखाए। कहीं सारस पक्षी वहाँ जल के किनारे कुरली कर रहे हैं, यानी आपस में प्रेम, क्रीड़ा और आनंद का प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। ऊपर दृष्टि उठाकर देखें तो कहीं कहीं खंजन पक्षी भी आनंद के साथ गगन में, वायु मार्ग में उड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे वो भी बहुत इस वातावरण से प्रफुल्लित दिखाई पड़ रहे हैं। चारों ओर जहाँ भी दृष्टि जाती है वनों में कांस के सफ़ेद फूल ऐसे खिल गए हैं मानो वहाँ पर चांदनी सी, धवल उज्ज्वल चांदनी सी बिखरी पड़ी हो। भा परगास, ऐसा प्रकाश चांदनी से युक्त चारों ओर प्रसारित दिखाई पड़ रहा है। कंत ने फिरे विदेश ही बोले, लेकिन हे प्रिय, मैं ही क्यों इतनी दुर्भाग्यशाली हूँ, मेरा ही भाग्य क्यों उदित नहीं हो रहा, जब सारी प्रकृति ही आनंद से, प्रफुल्लता से भरी दिखाई पड़ रही है। ऐसे में हे प्रिय, आपको ही मेरा स्मरण क्यों नहीं हो रहा। आपको भी अब लौटकर आ जाना चाहिए, जिससे मेरे
चेहरे पर फिर से कांति, फिर से प्रकाश और फिर से प्रसन्नता आ सके। आगे दोहे में, विरह हस्ति तन साले, घाय करे चित चूर, बेगी आई प्यू, बाजहु गाजहु हो सुदूर। अभी जब हमने ऊपर बात की कि आकाश में जो मेघ हैं, बादल हैं, वो हाथी के आकार के समान दिखाई पड़ रहे हैं, तो यह हाथी जो है वो विरह के हाथी हैं, जिनको देख करके नायिका या विरहिणी की पीड़ा बढ़ती है। तो यहाँ जो नागमती है वो रत्नसेन से कहती है, विरह रूपी हाथी ने मानो मेरे शरीर को चारों ओर से घेर कर मेरे कष्टों को बढ़ा दिया है, यानी अब मैं प्रतीक्षा करते करते बहुत अधिक पीड़ा का अनुभव कर रही हूँ। मेरे हृदय को वह बार बार आघात करता है, घाय करे चित्त चूर, और मेरा चित्त चूर चूर हो कर के विदीर्ण हो रहा है। ऐसे में हे प्रिय, मैं आपसे ही अपेक्षा करती हूँ कि आप अपने समस्त कार्य योजना को समाप्त कर जिस उद्देश्य से आपने गमन किया था वह पूर्ण कर शीघ्र से शीघ्र आकर मुझे इस संकट से उबारें। यानी आकर विरह रूपी इस हाथी पर, हे प्रिय, केवल आप में ही वह शक्ति और सामर्थ्य है कि आप ही सदूर माने शार्दूल यानी सिंह के समान तेज गर्जना करते हुए, भयानक नाद करते हुए आकर इस विरह रूपी हाथी को आप ही डराकर यहाँ से भगा सकते हो, और अपनी प्रिया के प्राणों की रक्षा भी आप ही कर सकते हो। तो तरह तरह के यहाँ पर उदाहरणों से नागमती आश्वस्त होती है कि प्रकृति को देखकर मन में यह आस जग रही है कि प्रिय बहुत शीघ्र उनका स्मरण करके वापस लौटेंगे। तो यहाँ विप्रलंब श्रृंगार के भाव विभावों का परंपरायुक्त रमणीय चित्रण किया गया है। विभिन्न नक्षत्रों के समय होने वाले प्राकृतिक एक प्रकार से जो परिवर्तन है उनका भी वर्णन किया गया है। और भाषा तो अवधि की भाषा बहुत ही माधुर्य और विप्रलंब श्रृंगार के अनुकूल कवि ने यहाँ पर प्रयुक्त की है। प्रकृति का बहुत ही मनोरम चित्रण यहाँ पर उन्होंने किया है। नागमती की एक सामान्य हिंदू गृहिणी के समान यहाँ पर उसका चित्रण किया है, और जायसी को प्रकृति के सूक्ष्म से सूक्ष्म घटनाक्रम का बहुत ही गहराई से ज्ञान भी है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देख रहे हैं कि विप्रलंब श्रृंगार की दृष्टि से उनका यह जो दोहा चौपाई वाला ये खंड है ये बहुत ही सुंदर बन पड़ा है। पपीहा और मछली जैसे कि वर्षा ऋतु में वो थोड़े से विचलित होते हैं, कम दिखाई देते हैं, लेकिन इसके पश्चात वो उस उन्मुक्त वातावरण में और जब सब कुछ शांत हो जाता है तो वो बहुत प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। आकाश भी मेघों से धीरे धीरे मुक्ति पाता चला जाता है और आकाश भी बहुत साफ और सुंदर दिखाई पड़ता है। पक्षी अपनी उन्मुक्त उड़ान से उसके सौंदर्य को और भी बढ़ा देते हैं। समुद्र में भी सीपियों में मोतियों का निर्माण होने लगता है। तो ये सब एक आशानुकूल वातावरण का परिचय देने वाले हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि कुछ उसमें श्लेष जैसे चीतु माने चित्त और चित्रा नक्षत्र भी है। तो उत्तराचीत बहुरी कर मया के जो चित्रा नक्षत्र है उसमें फिर से आने का जो एक परिवर्तन है उसकी ओर संकेत है। तो चित्रा नक्षत्र में चीतु शब्द में श्लेष अलंकार है और विरह हस्ती है, या इस तरह से कई जगह पर रूपक अलंकार भी है। सारस कुरली करते हैं, चातक के पीऊ पीऊ की आवाज़ करते हैं, इन सब
से वातावरण को बहुत सुंदर और सुखद बनाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। विप्रलंब श्रृंगार है यानी श्रृंगार रस है, जिसके वियोग पक्ष का यहाँ पर बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। माधुर्य गुण है और भाषा पूर्ण माधुर्य लिए हुए है। एक एक शब्द का प्रयोग बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम इसमें नागमती की विरह अवस्था का बहुत ही मार्मिक चित्रण यहाँ पर देखते हैं। नागमती अपनी विरह वेदना को प्रकृति से तादात्म्य करती है, यानी उसकी जो विरह का भाव है वो प्रकृति तक प्रसरित है और उसी से वह आश्वस्त भी होती है, उसी से वह मन में एक उम्मीद और आस भी बनाती है। और रत्नसेन के आने की प्रतीक्षा में इसी प्रकार से हिंदू मान्यता के अनुसार जो इतने महा हैं क्रमशः उनके अनुसार वह उससे अनुभव लेते हुए अपनी विरह का जो समय है वह व्यतीत करती चली जाती है। तो अब हमें लगता है कि हम इस अपने व्याख्या के समापन पर हैं, तो इन शब्दों के साथ ही आप सभी का धन्यवाद।